हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी EISNSM की फैकल्टी सोनाली मैम, और हम कर रहे हैं बेटा जी मैराथन फॉर द अटेम्प्ट May 23 ऑनवर्ड्स। जी हाँ, पीडब्ल्यू आपके लेके आया है द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज, जिसमें कि हम बहुत अच्छी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स को क्या कर रहे हैं बेटा जी, रिवाइज कर रहे हैं। मैं बेटा आपके साथ में लेके आई हूं मेरा लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस मैराथन बैच, एंड जहां पर कि हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा जी, हम कवर करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स बेटा ऑलरेडी गए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 6 है। EIS के लेक्चर्स, SM के लेक्चर्स बहुत सारे आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। आप उनको भी चेकआउट कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए तो गाइस, मैं सबसे पहले ना आपको एक चार्ट से बनवाना चाहती हूँ। आप जानते होंगे कि यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ना जो ये चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर जो है सबसे लेंथी चैप्टर है ना। तो मैं ना आपको इस चैप्टर का क्या देने वाली हूँ, इस चैप्टर को डिवाइड करने वाली हूँ इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, तो A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट। ठीक है बेटा, इससे ना हमारे को ना चीजें करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। Now, with respect to the A part, what we have to do is we have to do the methods of industry analysis. हमारे पास जो मेथड है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास मेथड जो है MINDED, माइंडेड की 7 मेथड्स है बेटा जी। 7 मेथड्स आते हैं, 7 मेथड्स करेंगे बेटा जी हम। उसके बाद कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं आपके पास, कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जैसे कि जैसे कि जैसे कि स्मॉल टॉपिक्स, जैसे कि बेटा जी आपके पास आता है सबसे पहला टॉपिक, दैट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। दूसरा आता है बेटा जी कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस बेटा मैं आपको टॉपिक लिखवा रही हूँ जिससे कि आपको चैप्टर पढ़ने में बेटा जी आसानी हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस। फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये बेटा आपके आते हैं स्मॉल टॉपिक्स, जिसको कि मैंने पार्ट बी में रखा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं बेटा आपके मॉडल्स। ठीक है, along with कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमारे पास बेटा जी मॉडल्स कितने हैं? हमारे पास 4 मॉडल्स हैं और हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। 4 मॉडल्स हैं एंड 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, एंड डी पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्वॉट, टॉस एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा मैंने आपको क्या दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि आप जो है इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस फ्लो चार्ट से ना आपको समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आई बिलीव ये चीजें हो गई हैं। चलिए सबसे पहले हम करेंगे बेटा जी पार्ट बी। क्या करेंगे बेटा जी? पार्ट बी। चलिए शुरू करते हैं पार्ट बी, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। वो कहता है कंपटीशन के बारे में बताइए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बताइए। तो हमने कहा ठीक है भैया बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उनको समझो, अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटर्स। उनकी स्ट्रेंथ क्या है उनको उसको जानो, उनकी वीकनेस क्या है उसको जानो, और फिर सारे इंफॉर्मेशन को टुगेदर। कितना आसान था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। क्या कहता है वो? आइडेंटिफाई दी कॉम्पिटिटर। इसमें क्या करो, जितने भी आपकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर है उसको आइडेंटिफाई करो, उनके एक्चुअल डेटा को देखो, उनका मार्केट में कितना शेयर है, बड़ा प्लेयर है छोटा प्लेयर है, इसके बारे में डिटरमाइन करो, उनको समझो बाय द यूसेज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया। इसके थ्रू आप क्या करो, उसको बेटा जी समझो। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या कर रहा है। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ को समझो,
ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें जो सबसे अच्छा वो करती है, उनके प्रोडक्ट में सबसे अच्छा क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ऐसा क्या है, एंड ऐसा क्या होता है कि कस्टमर उनके पास जाते हैं बेटा जी सामान खरीदने के लिए। ये देखो, उनकी वीकनेस भी देखो, ऐसा क्या है जिसमें कि वो लैग कर रहे हैं। यूट्यूब की वीडियो देखो किसी टीचर की, एंड नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, उनको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, चलो, और उसके बाद क्या करना है, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। उनकी वीकनेस को क्या करना है, फायदा उठाना है, और उस पर बेस्ड अपने 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 प्रोडक्ट को ऑफर करना है। आई बिलीव दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट? सो वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ पार्ट नंबर बी। ये आपका आता है बेटा पार्ट नंबर ए, इसको अभी होल्ड पे रख रहे हैं हम, आगे चलेंगे और करेंगे पार्ट नंबर बी। सो पार्ट नंबर बी में दूसरा टॉपिक आता है बेटा जी कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस, तो व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंस बेटा? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपकी क्षमता, क्षमता, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता बेटा जी, ठीक है। अब जो क्षमता है बेटा दैट इज अ कॉम्पिटेंस, एंड कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि यार ये तो मतलब कि जो ये आपको मिलेगी ना, कोर यानी कि बहुत ही ज्यादा ऐसी क्षमता जो कि शायद ही किसी और के पास पाई जाएगी, यूनिक कॉम्पिटेंस कह सकते हैं, या जो आपकी सबसे बेस्ट वाली चीजें हैं उसको आप कोर कॉम्पिटेंस कहते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर ये तीन कंडीशंस मीट हो जाती है, अगर ये तीन कंडीशंस मीट हो जाती है तो हम किसी भी कंपनी की कॉम्पिटेंस को कोर कॉम्पिटेंस कह सकते हैं, उसकी क्षमता को कोर कोर क्षमता कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा जी CD, CD दैट इज कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। CV यानी कि कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर को प्रदान करने वाली वैल्यू, हमारे प्रोडक्ट से उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी टू द अदर एरियाज, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, यानी कि क्या आपका आप जो काम कर रहे हो, क्या वो काम जो है दूसरा अगर कॉपी करे तो क्या वो कॉपी करने में उसको दिक्कत आएगी? जैसे कि जिस स्टाइल से मैं पढ़ाती हूँ, क्या वो स्टाइल बगल वाला टीचर दे पा रहा है, और अगर वो मेरा स्टाइल कॉपी करता है तो क्या वो इजी से कॉपी हो जाएगा कि डिफिकल्टी होगी? अगर इजी होगा तो उसको कोर कॉम्पिटेंस नहीं बोलेंगे, अगर डिफिकल्ट टू इमिटेट है, डिफिकल्ट टू कॉपी है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोर कॉम्पिटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इज कस्टमर को बेनिफिट, कस्टमर पे रियल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर कोई कस्टमर मुझसे चीजें से लेता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए बेटा, रियल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, राइट? उसको मालूम होना चाहिए कि वाओ द कस्टमर शुड बी सैटिस्फाइड। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि कॉम्पिटिटर नहीं दे रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इजी टू इमिटेट ना हो, कस्टमर को आप वैल्यू देते हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या हो बेटा, रियल इम्पैक्ट हो, ठीक है। और आपके पास जो कॉम्पिटेंसी है आप उसको हर जगह लगाते हो, हर जगह लगाते हो जहां पर आप उसको लगा सकते हो। तो अगर ये पॉइंट्स आते हैं देन वी कैन कंसिडर दैट योर कॉम्पिटेंस इज कोर कॉम्पिटेंस, ठीक है ना। अगर मान लो आप अपनी कॉम्पिटेंस से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप चार बातों का ध्यान रखेंगे कि आप ऐसा कुछ सामान दें जिससे कि कस्टमर को वैल्यू मिले, आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इमिटेशन अगर कोई करने जाए, कॉपी कोई करने के लिए जाए तो उसको कॉपी करने के लिए काफ़ी कॉस्ट देनी पड़े, और आपके प्रोडक्ट की कोई सब्स्टिट्यूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए तो वापस से चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट चार्ट था उस चार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कर लिया बेटा, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कर लिया हम लोगों ने, ये कर लिया हम लोगों ने, एंड कोर कॉम्पिटेंस कर लिया हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यू चेन एनालिसिस। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। चलिए फिर करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। चलिए सो गाइज आपको पता है वैल्यू चेन एनालिसिस किस इंसान ने दिया था? नहीं पता? तो सुन लीजिए, वैल्यू चेन एनालिसिस दिया था बेटा जी माइकल पोर्टर ने। किसने दिया था बेटा जी? माइकल पोर्टर ने। किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने। क्या कहा था माइकल पोर्टर ने? माइकल पोर्टर ने कहा बेटा जी कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होती है ना, जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, वो सारी एक्टिविटीज आपस में लिंक करती हैं, यानी कि चेन बनाती हैं। यानी कि क्या बनाती हैं?
चेन बनाती हैं और हर एक एक्टिविटी क्या करती है दूसरी एक्टिविटी के लिए एज अ वैल्यू क्रिएट करती है। तो टॉपिक का नाम क्या पड़ा, वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, फिर उसने बोला कि एक्टिविटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होगी, जो कि प्राइमरी इन नेचर होगी, यानी कि मेन एक्टिविटी, यानी कि मेन एक्टिविटी। और सपोर्ट एक्टिविटी यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी बोलो हाँ कि ना, राइट। चलो ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटी में कितनी एक्टिविटी आती है, 5 एक्टिविटी आते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स आफ्टर सेल सर्विस। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको अभी के अभी याद करा दूंगी, तुम ध्यान सुना। तो पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सुनना, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सामान लेके आओगे ना, यानी कि इसकी बाउंड्री, ये क्या है बेटा, इसकी बाउंड्री, इसकी क्या है बेटा, बाउंड्री, ये क्या है, इसकी बाउंड्री, राइट। और ये क्या है बेटा, आप सामान लेकर आ रहे हो, कहां पर लेके आ रहे हो बेटा, इनसाइड बाउंड्री, राइट। यानी कि सबसे पहला प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, रॉ मटेरियल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना, यानी कि इनसाइड द बाउंड्री सामान को लेकर आना। और सामान को लेके कौन आता है बेटा जी, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स। और इसी से हमारा क्या बन गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनसाइड का इन ले लिया, बाउंड्री का बाउंड ले लिया, और लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि इनपुट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अब सब सामान बन गया तो उसको जेब में रखेंगे, नहीं करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल हम इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लेके आए थे, अब हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आउटसाइड दी बाउंड्रीज, आउटसाइड दी बाउंड्रीज डालेंगे। तो क्या किया इसने, आउटसाइड दी बाउंड्रीज में आउट ले लिया, बाउंड्रीज का बाउंड ले लिया, और क्या बन गया, आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स। थर्ड स्टेप क्या हो गया, आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स। एग्जाम्पल सोच के देखो, अच्छा मान लो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आया, अब रॉ मटेरियल आप कितना भी अच्छा ले आओ, मान लो, या नहीं लेके आते हो, तो जो आप ऑपरेशंस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा सामान लेके आओगे, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। अगर आप खराब क्वालिटी का सामान लेके आओगे, शायद उतनी अच्छे लेवल की ना हो। यानी कि हर एक चीज अपने से क्या है, कनेक्टेड है। अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं हुई तो मार्केटिंग कितनी ही अच्छी कर लो, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आई बिलीव कि आपको समझ में आ रही है चीजें। ओके गाइज, सो गाइज मार्केटिंग एंड सेल्स आपकी चौथी एक्टिविटी होती है। और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट में आपको आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है तो बट उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है ना कस्टमर वगैरह, तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है बेटा, सामान को लाना, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर उसको मैन्युफैक्चर करना, ऑपरेशंस, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसकी मार्केटिंग करना, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज, अच्छा एक बात तो बताओ, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कर लोगे क्या मैन्युफैक्चरिंग, नहीं ना। बिना लोगों के काम कर लोगे क्या, नहीं कर रहे हम अकाउंटेंट को एम्प्लॉय, नहीं कर रहे हम लेबर को, कर लोगे क्या, नहीं ना, चाहिए ना आपको। बिना टेक्नोलॉजी के काम कर लोगे, नहीं ना। और आपको इनपुट्स के अलावा भी तो बहुत सारा सामान देना होता है ना, चाहिए होता है। जैसे मान लो आपको फर्नीचर चाहिए, तो क्या आप फर्नीचर लेके नहीं आओगे, बैठोगे नहीं, जमीन पे बैठोगे क्या, नहीं ना। सो यानी कि आप बाकी सामान का क्या करोगे, प्रोक्योरमेंट भी करोगे। सो माइकल पोर्टर ने बेटा वाया दिस डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया, देयर आर सर्टेन प्राइमरी एक्टिविटीज, देयर आर सर्टेन सपोर्टिंग एक्टिविटीज, and each and every activity is linked with each other and provide the value to the organization. Is that clear? चलिए, this is about the value chain analysis. 3 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। ये बेटा जी इंडस्ट्री है, ये मान लो जी बेटा जी शूज की इंडस्ट्री है, ठीक है। और इस शूज इंडस्ट्री में बेटा जी मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी, यानी बेटा बहुत सारी, ये देखिए, ये बहुत सारी बेटा जी, ये क्या है बेटा जी, कंपनीज है, क्या है बेटा जी, कंपनीज, क्या
ये देखिए, ये बहुत सारी क्या बेटा जी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं कुछ और छोटी छोटी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ना इंडस्ट्री के अंदर। एक बहुत बड़ी भी लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी वाली कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने कहा ये सारी कंपनियां मिलकर जितनी भी सेल करती होंगी उसके उससे प्रॉफिट कमाती होंगी, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालो। हमने कहा ठीक है, निकाल लिया। अब मैं कहती हूँ कि अगर मान लो ये जो कंपनी है ये एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा अगर कमाती होगी, यानी कि इसके पास क्या है, एक ऐसा एडवांटेज है जो कि इसको कंपटीशन में आगे रख रही है, एंड दैट वी स्पेल इट एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। अब वो कह रहा है कि भैया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कैसे करें? तो हमने कहा आपके रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, चाहे टेंजेबल रिसोर्सेस हो चाहे इनटेंजेबल रिसोर्सेस हो सकता है ना कि इस कंपनी के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास नो हाउ बहुत अच्छी हो, इंटेंजिबल रिसोर्स हो गया ना। तो यानी कि आपके रिसोर्सेस के बारे में पूछा जाए अगर, तो दैट एड्स अ वैल्यू टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपकी कैपेबिलिटीज कि आप कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करते हो टेक्निक्स का, सामान का, रिसोर्सेस का, उस पर डिपेंडेंट होता है। और थर्ड चीज, आप कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो, कस्टमर को कितनी वैल्यू क्रिएट करते हो। जैसे कि मान लो वैल्यू क्रिएशन की अगर बात करें बेटा जी, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी अलग से आ सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट है बेटा जी, बेटा प्रोडक्ट, हाँ जी, तो ये है बेटा जी एक आइसक्रीम, ठीक है। चलिए, तो बेटा जी आपको दिख रही है डिलीशियस सी आइसक्रीम। तो बेटा जो ये आइसक्रीम है ना, ये आइसक्रीम आप सभी को पता है कि गर्मियों के महीने में ये आइसक्रीम कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो बेटा जी ये रही आपकी आइसक्रीम, बहुत सुंदर सी आइसक्रीम बनाई है। चलो ओके, ये आपकी आइसक्रीम। तो बेटा जी आइसक्रीम की ना, हम आइसक्रीम खरीदने के लिए जाते हैं, हम कौन है, कस्टमर। तो वो हमें प्राइस कोट करता है, मैम दिस आइसक्रीम इज वर्थ 10 रुपीज। हमने कहा ठीक है, लो भैया 10 रुपए ले लो और हमारे को आइसक्रीम दे दो। बट जो है वो आइसक्रीम बने कितनी में बेटा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹7। तो मार्जिन कितना हुआ बेटा जी, फर्म का मार्जिन कितना हुआ, ₹3। और अब ध्यान से मेरी बात सुनना। बट जब कस्टमर आइसक्रीम खाता है ना, तो उसको जो लगता है ना आइसक्रीम खा के, ओ माय गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, ये आइसक्रीम खा के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 15 रुपए की चोकोबार खा ली हो। ओ माय गॉड, यानी कि 10 रुपए की आइसक्रीम जो है 15 रुपए की चोकोबार जितना आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है। यानी कि कस्टमर का मार्जिन कितना है, 5। और उसके मार्जिन को हम किस में नापते हैं बेटा जी, यूटिल्स में नापते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, यूटिल्स, सेटिस्फेक्शन जो होती है वो यूटिल्स में नापी जाती है, ठीक है। सो गाइस, अच्छा अब मुझे बताओ, तो कस्टमर जब खा रहा है 15 रुपए की, जब खा रहा है 10 रुपए की आइसक्रीम, तो उसको कितने का लग रही है वो आइसक्रीम, 15 की लग रही है। तो क्या कस्टमर को कोई वैल्यू क्रिएट हो रखी है, बिल्कुल। तो अगर कस्टमर को लगेगा ना कि आपके सामान में वैल्यू ज्यादा है, पैसा उसने कम खर्च किया है और वैल्यू ज्यादा है, तो आपका ही सामान खरीदेगा, तो आपकी सेल ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, एवरेज इंडस्ट्री से आप ज्यादा कमा पाएंगे, एंड दैट विल ऐड टू योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इज दैट क्लियर? चलिए, सो वी आर डन विद ऑल द 4 टॉपिक्स, एंड जस्ट लास्ट ये आपको समझा रही हूँ कि रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कैसे होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी अच्छी सी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबिलिटी ना के बराबर होनी चाहिए, इमिटेबिलिटी ना के बराबर होनी चाहिए, और एप्रोप्रिएबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो वी आर डन विद द 4 टॉपिक्स ऑफ द पार्ट बी। तो हम लोगों ने पार्ट बी क्या किया बेटा जी, फिनिश कर लिया है। तो पार्ट बी फिनिश, पार्ट बी इज डन। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते बेटा जी, और बढ़ते हैं आगे विद द पार्ट ए। अब हम क्या करने वाले बेटा जी, पार्ट ए करने वाले हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, पार्ट ए के अंदर हम जो करने वाले टॉपिक्स, उसका नाम क्या है, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस।
ठीक है, यानी कि अगर आप इंडस्ट्री का एनालाइज करना चाहो, कंपटीशन का एनालिसिस करना चाहो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ओके। सो मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जो मेथड्स है ये आप मुझे मेथड बता दीजिए। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी मेथड्स, जिससे कि हम इंडस्ट्री और कंपटीशन का क्या कर सके बेटा जी, एनालिसिस कर सके। तो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके मैंने आपको क्या दिया बेटा जी, निमोनिक दिया है। निमोनिक क्या है बेटा जी, की माइंडेड। की से आता है बेटा की सक्सेस फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। एम से आता है बेटा मार्केट पोजीशन आइडेंटिफिकेशन, यानी मार्केट में जितने भी हमारे इंडस्ट्री में जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या कंपनीज हैं, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, किसकी कैसी पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई करना। ये बेटा आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं बेटा जी, थ्रू स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। ठीक है, कैसे करते हैं बेटा जी, थ्रू स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक, यानी कि हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री में प्रॉफिट, इंडस्ट्री कब जो है अट्रैक्टिव होती है, कब अनअट्रैक्टिव होती है, वो प्रॉफिट्स कैसे दे रही है। ठीक है, उसके बाद एन से आता है नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन, यानी कि बेटा जी ये आपका बन जाता है पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, तो हम ये बोलेंगे व्हाट इज अ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब डी से बात करते हैं। डी से कहता है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं जो कि हमारे ऊपर हावी रहते हैं, हर टाइम हावी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको और क्या पता होना चाहिए, और का क्या तरीका है, एक्सपेक्टेड मूव्स देख लो। ओके, ये सबसे ज्यादा तरीका है जो यूज किया जाता है कि आगे आपका कॉम्पिटिटर क्या चाल चलने वाला है, आगे आपका कॉम्पिटिटर क्या चाल चलने वाला है, इसके थ्रू भी आप जान सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, राइट। एंड डी से आपका आता है बेटा जी ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री चेंज, यानी कि ऐसे कौन से फोर्सेस होती हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस होती है जिससे कि इंडस्ट्री में एकदम ही चेंज आ जाता है। इसको बेटा जी हम और क्या कहते हैं, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, ट्रिगर्स ऑफ चेंज। और मैं आपको बता दूं बेटा जी, जो ये आपके पॉइंट्स है बेटा, 7 पॉइंट्स आते हैं, 7 पॉइंट्स आते हैं, 7 मेथड्स आते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और वही हम जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मेथड जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, that is ड्राइविंग फोर्सेस। वाई बिकॉज बेटा जी ड्राइविंग फोर्सेस वाला जो क्वेश्चन है आपके आरटीपी में गिवन। ठीक है, सेकंड जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो है ये डी, यानी कि डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। और तीसरा मुझे लगता है आई, यानी कि इंडस्ट्री प्रॉफिट आउटलुक। तो हम ये 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये तीनों क्या है बेटा जी, इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले आपका आता है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे इंडस्ट्री के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे सर के ऊपर ना मंडराते रहते हैं। ओ माय गॉड, तो इकोनॉमिक फीचर्स बताने हैं, इकोनॉमिक्स के रिलेशन में बातें करेंगे। कहता है ये देखो आपके राइवलरी का स्कोप कितना है, कितना फैला हुआ है राइवल, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कितना फैला हुआ है ये बंदा, कितना फैला हुआ है ये कंपनी। ठीक है, उसकी और साथ में क्या देखो, जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कैसी है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कैसी है, आपके बिजनेस का साइज और नेचर क्या है, आपके राइवल्स कितने हैं, हाउ मेनी राइवल्स डू वी हैव, और उनके साइज कितने हैं, हाउ मेनी बायर्स डू वी हैव एंड उनके साइज कितने हैं। बायर्स से क्या मतलब है बेटा, सुनो, इंडस्ट्री में ना ध्यान रखिएगा, वी ऑलवेज फाइट फॉर दी सेम बायर। जैसे कि मान लो बेटा जी, अब एक बायर है, ये बेटा जी बायर है, या तो ये चाय खरीदेगा क्योंकि चाय पीने में इंटरेस्टेड है, या तो ये कॉफी खरीदेगा। बात समझ आई, आप हैं, आप क्लासेस खरीदेंगे तो आप जो है क्लासेस पीडब्ल्यू की भी ले सकते हैं और आप क्लासेस अदर्स भी ले सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। तो ये क्या है, बायर पे डिपेंड करता है ना, इसीलिए नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं वो तो देख लो, कि जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे ना
उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी बिक्री कितनी हो सकती है। ठीक है, चलिए वही बायर्स है वही खरीदेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट आवर प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारा सर्विस है वो बेटा कैसा है, यानी कि इनके कंपैरिजन में कैसा है, या वो क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही सेम है यानी कि आइडेंटिकल है, या फिर थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है, या फिर बिल्कुल ही अलग है, या फिर बिल्कुल ही अलग है। ये बेटा आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है या थोड़ी बहुत अलग है या बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अच्छा अब ये फैक्टर्स हम एनालाइज करेंगे तो इससे मालूम पड़ेगा कि वो जो इंडस्ट्री है बेटा उसमें फीचर्स कैसे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगर ऑफ चेंज, यानी कि दाएं 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 दाएं, यानी कि जो बेटा एक गोली चल रही है ना, जो बेटा एक गोली चलेगी ना, ट्रिगर ऑफ चेंज यानी कि एक गोली चली एंड इस गोली में जैसे ही शूट होएगी बेटा और क्या हो जाएगा, धूम मचाले। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में धूम मच जाएगी, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा बेटा, बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे, चेंज आ जाएंगे इन द इंडस्ट्री। हमने कहा कैसे, कहते हैं टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ओ माय गॉड, जैसे कि आज क्या आ गया बेटा, चैट जीपीटी आ गया कि नहीं आ गया? चैट जीपीटी से सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। चैट जीपीटी से देखिएगा एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप बच्चों को पता है चैट जीपीटी के बारे में? सच्ची बता रही हूँ, हर चीज आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया हमारे को मैगी की रेसिपी दे दो, वो भी शेजवान सॉस वाली मैगी, वो सब आपको बता देगा। ठीक है, चलो तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है ना उससे इंडस्ट्री में चेंजेस हो जाते हैं। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट में रेनोवेशन आ जाता है, मार्केटिंग में भी रेनोवेशन आता है। इंटरनेट के आने से कितनी बड़ी धूम मची होगी बेटा, सोचो। इंटरनेट के आने से सब कुछ आज आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट की वजह से पढ़ रहे हो ना। ग्रोथ रेट में चेंजेस होते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन में जब बढ़ोतरी होती है, जब लोग बाहर की चीजें टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है ना तो भी हमारी इंडस्ट्री चेंज होती है। हमारे इंडस्ट्री में जो मेजर फर्म्स होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, उनके आने और उनके जाने से भी इंडस्ट्री में फर्क पड़ता है। उनके आने और उनके जाने से भी इंडस्ट्री में क्या पड़ता है बेटा जी, फर्क पड़ता है। तो ट्रिगर ऑफ चेंज यानी कि ऐसे ड्राइविंग फोर्सेस जो कि क्या करते हैं, इंडस्ट्री को चेंज कर देते हैं। निमोनिक क्या रखोगे आप बेटा, ट्रिगर ऑफ चेंज का निमोनिक क्या है, ट्रिगर। ठीक है बेटा जी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, रेनोवेशन इन दी प्रोडक्ट, रेनोवेशन इन दी मार्केटिंग, इंटरनेट, ग्रोथ रेट में चेंजेस, ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज और मेजर फर्म्स की एंट्री या एग्जिट, और साथ में रेनोवेशन इन द मार्केटिंग। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड, उसमें हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। हम सोचेंगे, सुनो, जब हमने वो 7 फैक्टर्स एनालाइज किए, ठीक है, अब देखो सुनो, हमने देखा इंडस्ट्री क्या बेटा, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव कब है और इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव कब है। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री अट्रैक्टिव तब है, अट्रैक्टिव कब है, अट्रैक्टिव तब है जब ये मुझे प्रॉफिट्स दे रही हो, और इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव कब है, अनअट्रैक्टिव कब है, जब ये मुझे प्रॉफिट्स नहीं दे रही हो। बोलो हाँ कि ना। तो जब मुझे प्रॉफिट्स दे रही होगी तो मैं क्या क्या करूंगी, अपनी सेल्स और बढ़ाने की कोशिश करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी ताकि मुझे और रिटर्न्स मिले, और मैं अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन को जो है स्ट्रॉन्ग करूंगी। मैं इतनी सेल करूंगी कि मेरी बेटा पुश्ते बैठ के खाएं, मेरी जनरेशंस बैठ के खा लें। और अगर मुझे इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव लग रही है, यानी कि मुझे प्रॉफिट कम नजर आ रहा है, तो मैं सोच के इन्वेस्ट करूंगी, इन्वेस्ट करूंगी। हो सकता है मैं डाइवर्सिफिकेशन ही कर लूं, और ये भी तो हो सकता है कि मान लो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ना छोटे छोटे फर्म्स है 2-4, इनकी वजह से सारा खेल जो है बिगड़ रहा है, शायद मैं इन लोगों को क्या कर लूं, अक्वायर कर लूं, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी फर्म मैं ही बन जाऊंगी। जो सबसे बड़ा फर्म होता है उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो इंडस्ट्री को रूल कर सकता है, रन कर सकता है, ये काम में कर सकती हूँ। ठीक है गाइस, समझ में आ गया।
तो हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत करी और चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटा जी। और डिवाइड करके पढ़ने में मैंने आपसे कहा था कि आप जो है बेटा जी इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड 4 पार्ट में डिवाइड करने पर आपको मालूम पड़ा कि चैप्टर नंबर बी में आपके आते हैं बेटा जी स्मॉल टॉपिक्स। देयर आर सर्टेन स्मॉल टॉपिक्स एंड these small topics we have done. All these 4 topics we have done. Talking about the part A of this flowchart, methods of industry analysis. बेटा जी 7 मेथड्स हैं, 7 मेथड्स हैं। निमोनिक है की माइंडेड, जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट है, वही मैंने आपको करा दिए हैं। इज दैट क्लियर? आई बिलीव कि जैसे समझ में आ गई होंगी आपको। ओके गाइज, आर यू लाइकिंग द द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज? डू कमेंट। ओके एंड यस, इसके सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, मैंने ना आरटीपी भी जो है ना चैनल पे डाला है, आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स। सो गाइस, आईसीएआई क्या करती है ना, आईसीएआई ना टाइम टू टाइम जो है हर अटेम्प्ट में क्या करती है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो है अनाउंस करती है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो है अनाउंस करती है। एंड जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं बेटा जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस। वाई? क्योंकि आईसी चाहती है बेटा आप ही क्वेश्चंस रिवाइज करके एग्जाम में बैठे। पर जब आप जो है क्वेश्चन पेपर ये वाला क्वेश्चंस रिवाइज करके नहीं बैठते हैं, फिर आईसी कहती है बताओ मैंने तो आपको क्वेश्चंस दिए थे, आप जो है उन क्वेश्चंस को कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि शायद आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है। तो आईसी चाहता है कि आप उन क्वेश्चन को क्या करें बेटा जी, करके आए। मैंने सारे आरटीपी के क्वेश्चंस, चाहे बेटा जी चाहे आपके ईआईएस के हो, चाहे आपके एसएम के हो, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आरटीपी के थे, इवन जो केस स्टडी थी ना आरटीपी की, मैंने वो भी उसके अंदर इंक्लूड करी है। तो अगर आप वो आरटीपी कर लेते हो बेटा, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भी वहाँ कराए हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा आरटीपी वाली, एंड मेक श्योर कि आप जब एग्जाम लिखने जाएं उससे पहले आरटीपी कर ले अपनी। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं हम पार्ट सी और पार्ट डी पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, हम सबसे पहले करते हैं बेटा जी पार्ट नंबर डी, यानी कि स्वॉट एनालिसिस, टॉस एंड द ग्लोबलाइजेशन। चलिए फिर आ जाते हैं पार्ट डी पर, स्वॉट एनालिसिस। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा स्वॉट, तो राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्वॉट, तो मुझे लगता नहीं कि स्वॉट जो है आपके लिए कोई टेंशन भरी बात है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है गाइस, चलिए तो स्वॉट एनालिसिस आपको पता है एनवायरनमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल के 2 बच्चे होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, और एक्सटर्नल के 2 बच्चे होते हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा जी, स्वॉट। यानी कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ, जब हम अपनी वीकनेस, जब हम अपनी अपॉर्चुनिटीज और जब हम अपनी थ्रेट्स को क्या करते हैं बेटा जी, देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस। अब एग्जाम में बेटा जी एमसीक्यू आ सकता है। कैसे आएगा बेटा एमसीक्यू? ये आपको जो बॉक्स में लिखा हुआ कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपको देगा, ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये किसका कंटेंट है? क्या ये स्ट्रेंथ का कंटेंट है, या ये वीकनेस का कंटेंट है, या ये अपॉर्चुनिटी का कंटेंट है, या ये थ्रेट का कंटेंट है? तो गाइज आपको इसीलिए मैं हिंट दे रही हूँ, सुनेंगे ध्यान से। तो मैं बोलती हूँ स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है इनहेरेंट कैपेसिटी, और ये बेटा वीकनेस क्या होता है? इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट का मतलब अंदरूनी, और जो कि आपको पता भी नहीं होता बट आपके अंदर होता है, अंदरूनी, राइट। तो इनहेरेंट कैपेसिटी गाइस, और स्ट्रेंथ है यानी कि इससे हमें एडवांटेज मिलेगा, और वीकनेस है तो इससे हमें क्या मिलेगा, डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेट्स की। तो अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा जी? अपॉर्चुनिटी आपकी फेवरेबल कंडीशन, और थ्रेट क्या है बेटा जी? अनफेवरेबल कंडीशन। अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा जी? फेवरेबल कंडीशन, ओके, एंड थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। अपॉर्चुनिटी से क्या मिलने वाला है आपको? स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और अगर आपके पास कोई थ्रेट आता है तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन डैमेज होगी। ठीक है, डन है। चलिए तो ये शॉर्ट तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, टॉस मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी, एक आदमी था, उसका नाम था बेटा जी हेंस, ये वेच नहीं आएगा, हेंस वेहरिच, हेंस वेहरिच। ठीक है, हेंस वेहरिच ना एक बंदा था। ठीक है, हेंस वेहरिच ने क्या कहा बेटा? कहा कि स्वॉट जो है
उसमें क्या होता है, आप पता ही तो लगा लेते हो, आप पता ही तो लगा लेते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपके अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके थ्रेट क्या है, बट क्या करना है, क्या करना है वो कौन बताएगा? तो उसके लिए ये लेके आया टॉस मैट्रिक्स। तो टॉस मैट्रिक्स इज एन एक्शन टूल जो कि बता रहा है कि कब क्या करना है। और स्वॉट क्या है बेटा जी? प्लानिंग टूल है, वो सिर्फ आपको प्लान करने में सक्सेसफुल है। ठीक है, ओके। ओके गाइस, चलिए। सो गाइस मैं आपको समझाती हूँ, एक एक बहुत अच्छी चीज समझाती हूँ, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो गाइस मैं आपके साथ में ना यहाँ पे बगल में एक बॉक्स बना लेती हूँ। ओके, दिस इज अगेन द सेम वन। ओके, सो इसने क्या किया, इसने बोला कि जो जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट्स थे ना, इंटरनल के पार्ट्स थे ना, उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक्स एक्सेस पे, और जो मेरे एक्सटर्नल के पार्ट थे उसको मैं दिखाता हूँ वाई एक्सेस पे। इंटरनल के पार्ट्स कौन से थे? स्ट्रेंथ और वीकनेस। और उसके पास कौन से थे? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो उसने यहाँ पर दिखा दिया। आई बिलीव कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको समझ में आ गया। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं। अब आगे उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो बात ऐसी है, सबसे पहला बॉक्स में आता है एसओ। एसओ यानी कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यानी कि दो चीजें आती हैं इस बॉक्स के अंदर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दूसरे बॉक्स में क्या आता है बेटा? वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तीसरे बॉक्स में आता है बेटा स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। और चौथे में क्या आता है बेटा? वीकनेस एंड थ्रेट्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। क्या कहता है ये? कहता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ हो, अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ हो और उसी चीज की आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो क्या करना चाहिए? उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो मैं थ्योरी का पेपर पढ़ाती हूँ, मान लो मैं थ्योरी का पेपर पढ़ाती हूँ, थ्योरी मेरी स्ट्रेंथ है, मान के लो, है ये वाली बात। तो थ्योरी मेरी स्ट्रेंथ है। अब मेरे को ऑफर आता है मैम थ्योरी पढ़ा दो, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑफर को टेकअप कर लेना चाहिए। यानी कि मैंने क्या किया, अगर कोई चीज मेरी स्ट्रेंथ है तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया बेटा जी? ग्रैब कर लिया। तो क्या है बेटा, ध्यान से समझो, ये हमें बता रहा है, एक्शन दे रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट चीज बेटा, अब कोई मान लो अपॉर्चुनिटी आती है, बट वो चीज क्या है बेटा? आपकी वीकनेस है, WO। वो क्या है? आपकी वीकनेस है। मान लो किसी ने बोला कि मैम मैथ्स पढ़ा दो, भैया मैथ्स हमारे बस की तो नहीं है, ओहो दूर के धूल बड़े भैया, नहीं हमारे बस की नहीं है। तो अगर कोई चीज आपके लिए वीकनेस है और आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आती है तो आप मना कर दोगे। बट मान लो आपके दरवाजे पे बार बार वही अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपने देखा जीवन के 5 साल आपने काट लिए, मैम शिट हर बार मैथ्स पढ़ाना पड़ती है, हर बार मैथ्स का ऑफर आता है, मैं क्या करूं? चल ठीक है, हूँ तो मैं इंटेलिजेंट का भाई, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैथ्स कौन सी बहुत बड़ी चीज है, इसको भी करा देते हैं। तो अगर आप अपनी वीकनेस को क्या नहीं करोगे, अपनी वीकनेस को ओवरकम नहीं करोगे, तो शायद आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब ना कर पाओ। ये सारी बातें किसने बोली बेटा? हेंस वेहरिच ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। अब मान लो आपके पास कोई चीज ऐसी है जो आपके पास स्ट्रेंथ है, जो आपकी हिम्मत है, और सामने से कोई बंदा आपको कोशिश करता है तोड़ने की, तो वो तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास क्या है? स्ट्रेंथ है। तो यू कैन बीट द थ्रेट, यू कैन बीट द थ्रेट बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट इज WT। नो समवन वांट्स टू डिस्टर्ब यू। कोई आपको दिक्कत पैदा करना चाह रहा है, बट आप क्या हो बेटा? एक वीक प्लेयर हो, तो क्या करोगे? अब आप वीक हो ना, क्या ही करोगे? भगौड़े बन के भग जाओगे। एक ऑप्शन ये रहा, और दूसरा ऑप्शन क्या है? अपनी वीकनेस दूर करो, ताइक्वांडो सीखो, और क्या बना लो? अपनी स्ट्रेंथ बना लो, ताकि आपको भागना ना पड़े। दिस इज अबाउट द टॉस मैट्रिक्स। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, राइट गाइज? चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैक्सी मैक्सी, मिनी मैक्सी, ये सब आपको दिख रहा होगा, है ना? चलो अब ध्यान से पढ़ना, ये जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, मैक्सी मैक्सी, मिनी मिनी, दिख रहा है? मैक्सी मैक्सी, मिनी मिनी। ओके, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो बेटा जो आपके पास में प्लस चीजें हैं, जो आपके पास में प्लस चीजें हैं, जो आपके पास में अच्छी चीजें हैं, आप उसको क्या करोगे? मैक्सिमाइज करोगे। और जो आपकी अच्छी चीजें नहीं है उसको क्या करोगे? मिनिमाइज करोगे। तो उसने क्या कहा? मैक्सिमाइज वर्ड का मैक्सी ले लो और मिनिमाइज वर्ड का मिनी ले लो।
और क्या बना दिए दो वर्ड, मैक्सी मिनी, मैक्सी मिनी। अब क्या करना, अब आप अपने एनवायरमेंटल के फैक्टर्स देखना, उसमें से स्ट्रेंथ क्या है बेटा जी, पॉजिटिव चीज है, SOS क्या है बेटा जी, स्ट्रेंथ इज पॉजिटिव, यानी इसको क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए, तो वर्ड क्या बन गया, मैक्सी। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये भी प्लस चीज है, क्या दोबारा क्या आ गया, मैक्सी, तो क्या बन गया, मैक्सी मैक्सी। ठीक है, इसका देखते हैं, W क्या है, नेगेटिव वर्ड है, माइनस है, कम करना चाहिए, मिनिमाइज का मिनी आ गया। और O क्या है, ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव चीज है, इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, तो नाम क्या हो गया बेटा, मिनी मैक्सी। अब ये देखो, ट्राई करो कैसे करेंगे, ट्राई करो। अब स्ट्रेंथ क्या है हमारा, प्लस फैक्टर है, क्या करेंगे, मैक्सिमाइज। और T क्या है हमारा, नेगेटिव फैक्टर है, क्या करेंगे, मिनिमाइज, क्या हो गया, मैक्सी मिनी। ठीक है, और लास्ट वाला तो आपका इजी है, मिनी मिनी। समझ में आया बेटा आपको, टॉस मैट्रिक्स, ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। So what are the various combinations of toss matrix? Toss matrix includes SO, which is maxi maxi. Strength should be the used to build the opportunities or grab the opportunities. Maxi mini यानी कि strength और threat. You should minimize your threat by using your strength. WO यानी कि आप क्या करना चाहिए, अपने इंटरनल वीकनेस को क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज ले पाए। एंड WT जहां पर कि आपको क्या करना चाहिए, इट शुड बी मिनिमाइज और टू ओवरकम द वीकनेस सो फार एज पॉसिबल टू द कोप अप विद द थ्रेट्स। ठीक है, सेम वही चीज आ गई, क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यह भी आपने बचपन में पढ़ा है, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, राइट। अ कंपनी जो ग्लोबल चली जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा जी, मल्टी नेशनल कंपनी, क्या कहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कंपनी ग्लोबल चली जाती है उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से, उसके पास मल्टीपल यूनिट्स होते हैं बट कॉमन ओनरशिप होती है, और कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, और कॉमन स्ट्रेटजी होती है। ये तो इजी है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो अच्छा खासा क्वेश्चन है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, यानी कि व्हाई ग्लोबलाइजेशन, व्हाई ग्लोबलाइजेशन, काहे, करना ही क्यों है ग्लोबलाइजेशन गाइस, करना ही क्यों है ग्लोबलाइजेशन। सो गाइस इसीलिए करना है ग्लोबलाइजेशन क्योंकि हमारे को टाइम एंड डिस्टेंस को कम करना है, हमारे को कम्युनिकेशन को फास्ट करना है, कम्युनिकेशन को फास्ट करना है, हमारे को इन टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके भी आनी है अपने देश में, और जो हमारी टेक्नोलॉजी वो विदेश भी पहुंच जाए। हमारी डोमेस्टिक मार्केट जब हमें छोटी लगती है तो हम सामान को ग्लोबल लेवल पे भी सेल करते हैं, और कभी कभी जैसे चाइना से कोई सामान अगर आता है तो हमारे, अगर हम ग्लोबलाइजेशन में बिलीव करते हैं तो हमारे को चीपर रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, इसीलिए कंपनी क्या करना चाहती है, ग्लोबलाइजेशन करना चाहती है। ओके गाइस, चलिए तो देख लेते हैं, जो हमारी टॉपिक वाली शीट है उस शीट में से हमने कितने टॉपिक्स कर लिए हैं, आ जाइए। हाँ जी, पार्ट ए डन हो गया, द पार्ट ए इज डन, डन बेटा डन, डन 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 डन, पार्ट बी डन 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 डन, पार्ट डी डन 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 डन, स्वॉट भी कर लिया, टॉस भी कर लिया, ग्लोबलाइजेशन भी कर लिया। देखो टॉस क्यों आया, क्योंकि शायद स्वॉट क्या था, शॉर्ट शायद कम पड़ रहा था, इसलिए क्या आया बेटा जी, टॉस आया। टॉस किसने दिया, हेंस वेरिज ने दी। ठीक है गाइस, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज द मॉडल्स, जो आते हैं पार्ट नंबर सी पर। तो पार्ट नंबर सी में हमें पढ़ने हैं मॉडल्स, और हमारे हैं बेटा जी उस मॉडल्स को समझने पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट आपके तीनों ही आपको करने हैं, और मॉडल्स बेटा जी आपके चार हैं। ठीक है, हमारे को इसमें से जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है दैट वी आर गोइंग टू, ओके गाइस। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं, इस टॉपिक का नाम बेटा जी आता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो वी आर गोइंग टू डू विद द पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, चलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये आ गए, ये आ गए, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस।
ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, समझेंगे ध्यान से। देखो बात ऐसी है, जैसे मान लो बिजनेस करता है कोई बिजनेसमैन, लेट सपोज दिस इज द अंबानी। ये बेटा जी रिलायंस की कंपनी, अंबानी जी है बेटा। अंबानी जी ने बहुत सारे अपने पैसे जो है बहुत से टाइप के बिजनेस में लगा रखे हैं। कुछ पैसा लगा रखा है इसने नो ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स में कपड़ों के ऊपर, कुछ लगा रखा है ज्वेलरी में, कुछ जियो के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर लगा रखा है। अब मान लो कि उसको यहाँ से ज़्यादा इनकम हो रही है, यहाँ से ज़्यादा इनकम हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल कम इनकम हो रही है। तो क्या करेगा अंबानी, यहाँ से पैसे निकाल के इस बिजनेस में लगा देगा, बोलो हाँ कि ना। तो जो बेटा ये एनालिसिस वो करता है, इस एनालिसिस को करके ही वो क्या करता है, ऐसे डिसीजंस को मेक कर पाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, दैट इज अ बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट हमारे को पढ़ने हैं। कौन कौन से, SBU दैट इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, सेकेंड इज एक्सपीरियंस कर्व, थर्ड इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। SBU यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सपीरियंस कर्व EC एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि PLC। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हमारे को पढ़ने हैं। क्या बेटा जी मैंने मॉडल चालू कर दिए, नहीं मैंने अभी मॉडल चालू नहीं करे हैं, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। जब हम मॉडल्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या बन जाएंगे बेटा जी, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी आपका SBU का कॉन्सेप्ट। SBU क्या होता है, हु इज एन SBU। तो बेटा इसका मैंने निमोनिक भी बना के दिया है, हु इज एन SBU, उसका निमोनिक भी क्या है बेटा, SBU। सो SBU क्या होता है बेटा, SBU बेटा जी वो होता है जिसका सेपरेट विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसकी बिजनेस की प्लानिंग वो बाकी सब बिजनेस के साथ भी कर सकता है और अलग भी कर सकता है, और उसके अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा चैप्टर नंबर 7 के अंदर, राइट। चलिए तो दैट इज अ SBU। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई हु इज एन SBU एंड व्हाट आर देयर विजन्स, मिशंस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस करके। अब देखो एक्सपीरियंस तो बेटा वक्त के साथ आता है, एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ आता है, इज दैट क्लियर। अब वक्त के साथ इंसान क्या समझता है, जब कोई बंदा बिजनेस करता है ना तो वक्त के साथ वो इस बात को समझता है कि भैया मैं अपने यहाँ की प्राइसिंग यानी कि जो कॉस्टिंग है उसको कैसे कम करूं, उसको कैसे रिड्यूस करूं, राइट। उसको रिड्यूस वो पूरी जिंदगी जो है ना इसी बात में लगा देता है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम कैसे कर सकता है। तो यानी कि एक्सपीरियंस कर्व हमें बताता है कि विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस, क्योंकि उसके पास क्या आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। अब वो कहते हैं कि बताओ एक्सपीरियंस किन किन चीज़ों से आता है। ठीक है भाई बताते हैं। एक्सपीरियंस आता है बेटा जी लर्निंग इफेक्ट से, हमारे पास हम चीज़ों को लर्न करते हैं, हमारी लर्निंग्स होती हैं। ये मार्कर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, दूसरा कलर चाहिए, ये ठीक है पेन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, जब कोई बंदा लेवल और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो तो सेम रहती है, इसीलिए जो एज अ टोटालिटी जबकि वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है देखा जाए तो पर यूनिट प्राइस क्या कर जाती है, घट जाती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल लगा के वो समझ जाता है। कई बार प्रोडक्ट को डिजाइन करके भी समझ में आता है कि हम कॉस्टिंग बचा सकते हैं। जैसे कि डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क खाइए आपने डेयरी मिल्क बेटा, मैं तो बहुत खाई है, मेरी फेवरेट है, मेरी बिल्कुल फेवरेट है जी हाँ। तो डेयरी मिल्क कंपनी का ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड आई शो यू आप, हाँ गिव मी अ मिनट। ओके तो नहीं मिल रहा अभी, कोई बात नहीं चलिए। तो डेयरी मिल्क में आपने चॉकलेट को देखा होगा, जो ये रैपर होता है ना बेटा, इस रैपर के अंदर डायरेक्टली चॉकलेट होती है। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले क्या होता था, इस रैपर के अंदर भी ना एक फॉइल होता था, उस फॉइल के अंदर चॉकलेट होती थी। अब इन्होंने कहा कि भैया हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, अब अगर मान लो हमें पैसा बचाना है, अगर हमें कॉस्ट कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो कंपनी आज की डेट में रैपर बनाती है, उस रैपर के अंदर इनबिल्ट ही हल्का सा फॉइल लगा होता है जो कि चॉकलेट को बचा देती है। उसको बोलते हैं बेटा जी प्रोडक्ट की को रीडिजाइन करना या उसकी पैकेजिंग को रीडिजाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट
टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी लगा के भी लोग क्या करते हैं, अपनी प्राइसिंग को रिड्यूस करते हैं। अब वो कहता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप वो चीजें सीखते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, हमने कहा उससे हम अपने मार्केट शेयर बिल्ड कर सकते हैं, उससे हम अपना मार्केट शेयर बिल्ड कर सकते हैं, उससे हम जो है बाकी फर्म्स के लिए क्या लगा सकते हैं, बैरियर लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे यहीं पर ही और मुझे बताएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे जो आपका बैरियर होता है, जो आप न्यू एंट्रेंट्स के लिए बैरियर लगाते हैं, वो आपने कहाँ पढ़ा है। जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे, वीडियो पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे। हाँ जी, टिक टिक 1, टिक 2, टिक टिक 3। हाँ जी, तो ये आपने पढ़ा बेटा पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर, बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे हम कहते हैं ना बेटा, इंसान पैदा हुआ है और पैदा हुआ थोड़ा सा बड़ा होएगा और मैच्योर होएगा, फिर उसकी हाइट स्टेगनेंट हो जाएगी और एक दिन क्योंकि आया है तो जाना भी है उसको। तो जिस प्रकार से एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, उसी प्रकार से एक प्रोडक्ट की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, प्रोडक्ट आता है, ठीक है, और आता है इंडस्ट्री के अंदर, फिर ग्रो करता है, फिर ग्रो करके फिर धीरे करके डिक्लाइन पे चला जाता है। सो हर एक प्रोडक्ट की साइकिल होती है, हर एक इंसान की साइकिल होती है, हर एक बिजनेस की साइकिल होती है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि भैया वक्त के साथ हर प्रोडक्ट की सेल्स क्या होती है बेटा जी, डिफरेंट होती है। इज दैट क्लियर? देयरफॉर इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो 4 स्टेज होती है, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड द डिक्लाइनिंग स्टेज। अब देखो सेल्स यहाँ पर कम क्यों है बेटा जी, सेल्स यहाँ कम इसलिए है बिकॉज अभी अभी तो प्रोडक्ट आया है, किसी को ज्यादा पता ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब सब लोग सोनाली मैम से पढ़ चुके हैं, अब अच्छे से हमारे क्लासेस को परचेज करेंगे, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। दैट मीन्स हमारी फटाफट से सेल ग्रो करेगी। फिर एक दिन आएगा मैच्योरिटी पॉइंट, मैच्योर हो जाएगा, और फिर एक दिन सोनाली मैम जब पढ़ा नहीं पाएंगी, जब वो थक जाया करेंगी, जब वो बूढ़ी हो जाया करेंगी, तो धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन चला जाएगा उनका प्रोडक्ट। बच्चा जो है वो क्या करेगा, बच्चा जो है वो दूसरे किसी फैकल्टी के पास चला जाएगा। यही जीवन की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए इसी को पढ़ लेते हैं। 4 चीजें हमारी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग, राइट। चलिए, सो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सेल तो जाती है बट लोअर रेट पे ग्रोथ होती है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, फिर धीरे करके कस्टमर को जब पता चलता है, हमारी स्किल्स इंक्रीज कर जाती है एट अ हायर रेट। फिर मैच्योरिटी पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कंपटीशन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, हमारी सेल्स स्टेबलाइज हो जाती है, और फिर एक बार क्या होता है, धीरे करके सेल्स डिक्लाइन करनी चालू हो जाती है, क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेस कर देता है हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो आपको समझ में आया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, इस वाले कर्व की शेप बताइए, इट इज एन एस शेप का। ये देखिए, ये ना एस शेप दिख रही है ना आपको, ऐसे करके ये आपको एस शेप दिख रही है ना, दैट इज व्हाई इट इज एस शेप कर्व। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा एस शेप कर्व के बारे में। चलिए, ओके, चलिए, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं खत्म। मैंने आपसे कहा था 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसबीयू का, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। दूसरा है ईसी यानी कि एक्सपीरियंस कर्व, वक्त के साथ एक्सपीरियंस का जो है हमारे को ज्यादा होना शुरू हो जाता है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर प्रोडक्ट आएगा और उसके बाद एक दिन चला जाएगा। अब बात करते हैं मॉडल्स की। लो भाई लो, आ गई वो घड़ी जब हम मॉडल्स की बात करेंगे। बेटा दी 4 मॉडल्स हमारे सिलेबस में है, बीसीजी, एपीएम, एडीएल एंड जीई। बीसीजी, एपीएम, एडीएल एंड जीई। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एपीएम मॉडल करेंगे। आ जाइए यहाँ पर, एपीएम मॉडल करेंगे। ठीक है, चलिए, एपीएम मतलब एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ठीक है, ये किसने दिया मैट्रिक्स, आइगोर एनसॉफ ने दिया।
अब एनसॉफ ने अगर मैट्रिक्स दिया तो अपने नाम पे दे रहा है ना वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया हमारे को। तो एनसॉफ ने ये हमारे को मैट्रिक्स दिया, और एनसॉफ ने क्या कहा कि जो ये ग्रोथ है बेटा जी, जो ये ग्रोथ है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है। कौन कौन सी दो चीजें? प्रोडक्ट और मार्केट। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट एंड मार्केट। अब जो ग्रोथ है बेटा जी वो कैसी हो सकती है? ग्रोथ कैसी हो सकती है? डिपेंडेंट हो सकती है। किन किन चीजों पे डिपेंडेंट हो सकती है? ग्रोथ जो है बेटा डिपेंडेंट हो सकती है दो चीजों पर। कौन कौन सा? प्रोडक्ट और मार्केट। प्रोडक्ट और मार्केट। अब सोचेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? हमारा प्रोडक्ट पुराना हो सकता है जो हम चला रहे हैं एग्जिस्टिंग, वो हो सकता है, या फिर कोई नया शायद हमें बनाना पड़े। और मार्केट भी क्या हो सकती है? एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड हो सकती है जिसमें हम अभी सेल कर रहे हैं, और दूसरी हो सकती है न्यू यानी कि नई मार्केट हो सकती है। जैसे कि मान लो बेटा ये है पिंटू, ये है बेटा पिंटू। पिंटू जो है बेटा जी, पिंटू जो है बेटा जी क्या करता है बेटा जी? इंग्लिश पढ़ाता है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसका प्रोडक्ट क्या है बेटा? इंग्लिश। और कहाँ पढ़ाता है? दिल्ली में। मार्केट क्या है बेटा इसका? दिल्ली। अब मान लो, अगर मान लो मैं बोलूं कि नहीं अब तो पिंटू क्या पढ़ाएगा? मैथ्स, और वो भी बेटा जो पढ़ाएगा मुंबई में। तो बेटा सोचो, प्रोडक्ट भी नया हो गया और जगह भी नई हो गई। तो ग्रोथ जो है इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है? अब ये बंदा नया सब्जेक्ट नई जगह पे पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा? बात समझ आई? ओके चलिए, तो इसी बात को एनसॉफ ने क्या बोला? इसी बात को एनसॉफ ने एक मैट्रिक्स के थ्रू बोला, और मैट्रिक्स हमारे सामने ये रहा। एनसॉफ ने कहा कि भैया ग्रोथ दो चीज पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट पे और मार्केट पे। प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? एग्जिस्टिंग और न्यू, और मार्केट कैसा हो सकता है? एग्जिस्टिंग और न्यू। ठीक है बेटा जी, चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग बाजार में बेचते हैं तो वो क्या होता है? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं उसको बेटा जी? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। जब हम नए प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग बाजार में बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए बाजार में बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और जब हम नया प्रोडक्ट नए बाजार में बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। से क्लियर हो गई? यानी कि सोचो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग था और मार्केट भी एग्जिस्टिंग था। हमने क्या बोला? ये कौन सी स्ट्रेटजी है? मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि मार्केट के अंदर हम और घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया? हमने कहा कि जो हमारा मार्केट है वो कैसा है? एग्जिस्टिंग, बट क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया है इसलिए हमने क्या नाम रख दिया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्केट नया है जबकि हमारा प्रोडक्ट वही पुराना, हम इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं बट मुंबई में पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है बेटा? मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और यहाँ पे क्या है? दोनों नया है, प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, यानी कि हमने क्या किया? अपना रूट को चेंज कर लिया, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। सीधे समझ में आ गई आपको? चलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो गाइज वी हैव दी 4 पॉइंट्स एज फॉलोज, 4 स्ट्रेटजीज। सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी है बेटा जी? मार्केट पेनिट्रेशन। अब बेटा जी देखिए, अगर हमें एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो यानी कि वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। क्या करेंगे? या तो हम उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे, जैसे मान लो डव का साबुन है, उसने बोला कि आप इससे नहा भी सकते हो और आप इसे फेस वॉश भी यूज कर सकते हो, एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। तो या तो उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि भैया नहीं, साबुन ही है हमारा बट आप 2 टाइम नहाइए एक दिन में, बहुत गर्मी हो रही है, घमोरिया, तो या तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, तभी तो सेल ज्यादा कर पाओगे। मार्केट डेवलपमेंट यानी कि नया बाजार, यानी कि नया एरिया, यानी कि नए जोग्राफिकल मार्केट्स में जाओ, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को पकड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। नया प्रोडक्ट और मार्केट कैसा? बाजार कैसा? एग्जिस्टिंग। तो कैसे करेंगे? नए प्रोडक्ट में नए फीचर्स लेके आएंगे, नए प्रोडक्ट में नए फीचर्स लेके, जैसे कि हम साबुन बना रहे थे, हमने कहा लो जी हैंड वॉश,
लो जी हैंड वॉश, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, या फिर फीचर्स डाल देंगे नए, जैसे कि हमारा जो साबुन है ना, उस साबुन से नहाते ही आप क्या हो सकता है, बिल्कुल ही आपकी डस्ट जो है खत्म हो सकती है, कुछ नए फीचर डाल दिया आपने। ठीक है, चलिए, आपका जो साबुन है वो जेल फॉर्म में है या वो कन्वर्ट हो सकता है, कुछ भी आपने फीचर्स डाल दिए, यानी कि नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आप लेकर आए। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा इन चारों में से मोस्ट रिस्की कौन सी है? तो मोस्ट रिस्की है जहां पर हमारा प्रोडक्ट भी नया है और जहां पे हमारा मार्केट भी नया है, तो वो बन जाती है हमारी मोस्ट रिस्की स्ट्रैटेजी, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि नया प्रोडक्ट नए बाजार में बेचना सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी होती है बेटा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू फॉर द एग्जाम। एमसीक्यू के लिए आप इसको पढ़कर जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, ओके गाइस। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक मैट्रिक्स विच इज एपीएम मैट्रिक्स, जिसको कि आइगर एंसॉफ ने दिया, वो खत्म हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे वी आर गोइंग टू स्टडी द बीसीजी मैट्रिक्स। सो वी आर डन विद द एपीएम, हमने एपीएम कर लिया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी का मतलब है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन में से बेटा एक जगह का नाम है, मैं आपको बता दूं तो क्या था, बॉस्टन में ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए थे कि आपस में ना कंसल्ट कर रहे थे कुछ बैठकर। मतलब मैं थोड़ा सा स्टोरी को मोल्ड कर रही हूँ, या आपस में बैठ के कंसल्ट कर रहे थे। तो गाइस क्या बना दिया इन्होंने, मिलकर एक मैट्रिक्स बना दिया। नाम क्या पड़ा बेटा? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। आज की डेट में ये कंपनी, ये जो ग्रुप है वो कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पर भी हमारे पास मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। नाम क्या है बेटा? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BC&G, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा कि भैया देखो बात ऐसी है कि आप जो है देख लो कि आपकी ग्रोथ जो है और आपकी जो मार्केट ग्रोथ है और आपका शेयर जो है वो कैसा है। ठीक है, हमने कहा मार्केट, जो आपका मार्केट शेयर है बेटा, यहाँ पर आपका हाई है, यहाँ पर आपका हाई है, यहाँ पर आपका लो है, ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई। और मार्केट ग्रोथ कैसा है बेटा? यहाँ पे आपका लो है और यहाँ पर आपका हाई है। ठीक है, और अब जैसे वहां पर आपने सेल के नाम दिए थे ना, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ऐसे यहाँ पर नाम दिए गए हैं। स्टार्स हैं आप, कैश काउज हैं आप, क्या है? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले ना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में सुनिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा आता है मार्केट ग्रोथ। क्या आता है बेटा? मार्केट ग्रोथ, यानी कि बेटा आप किसके बारे में बात करते हो? आप बात करते हो इस बारे में, आप बात करते हो बेटा जी इस बारे में कि मार्केट की जो ग्रोथ है ना वो कैसी है, वो कम है या ज्यादा है। मार्केट की ग्रोथ कैसी है? आपने सुना होगा यार मार्केट इतनी तेज से भाग रहा है यार, या फिर आपने सुना होगा अरे यार मैं तो पैसे डूब गए, मार्केट बहुत स्लो चल रहा है यार, बहुत डूब रहा है पैसा। दैट इज अ मार्केट ग्रोथ। और सेकेंड आता है बेटा रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि जिस मार्केट की ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, जिस मार्केट की, यानी कि जिस मार्केट की ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, उसी मार्केट में हमारा कितना शेयर है, उसी मार्केट में हमारा कितना शेयर है। सो बेटा अगर हमारा शेयर इतना है तो ये इसे क्या बोलेंगे बेटा जी? ये क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि उसी मार्केट में हमारा शेयर कितना है। ठीक है, और अब उसने कहा जो ग्रोथ है बेटा जी, या आपको क्या करना है बेटा जी, वो डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स पर, मार्केट की ग्रोथ कैसी है और मार्केट में आपका शेयर कैसा है। अब पहले बात करते हैं इस सेल की। सेल नंबर 1 ये रहा, सेल नंबर 2 ये रहा, सेल नंबर 3 ये रहा एंड सेल नंबर 4 ये रहा। सबसे बढ़िया कौन सी कैटेगरी? जहां पर मार्केट शेयर भी क्या है बेटा जी? हाई। क्या है बेटा जी? हाई। मार्केट शेयर कैसा है बेटा जी? हाई। ठीक है, और एक तो मार्केट शेयर हाई हो गया, एक तो मार्केट शेयर हाई हो गया, और दूसरा बेटा जी, मार्केट शेयर हाई होने के साथ साथ आप जिस मार्केट में हो, आप जिस इंडस्ट्री में हो, वो मार्केट कैसी है, वो इंडस्ट्री कैसी है? वो इंडस्ट्री बेटा जी इंक्लाइनिंग है, यानी कि इंक्रीजिंग है, बढ़ोतरी देती हुई इंडस्ट्री है। तो जब कोई इंडस्ट्री आपको बढ़ोतरी दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए भैया? आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहिए ना। तो देखिए
आपको इंडस्ट्री बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। और आपका शेयर भी कैसा है बेटा जी, आपका शेयर भी अच्छा खासा है। आप अपना काम ऐसे कर दें कि पुश्ते बैठकर खाएं। दैट मीन्स आप क्या है, एक स्टार हैं, क्योंकि देखो आपकी मार्केट कैसी है, ग्रोइंग ग्रोइंग, और आपका शेयर भी कितना है, अच्छा खासा शेयर है। तो आप क्या हो बेटा, स्टार हो। और आपको क्या करना चाहिए बेटा जी, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप स्टार बने रहो ना। नहीं तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो स्टार कोई और भी तो बन सकता है ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। बेटा जी क्वेश्चन मार्क में क्या कमी है, क्वेश्चन मार्क में ये कमी है कि मार्केट तो अच्छी खासी चल रही है, मार्केट तो अच्छी खासी चल रही है, बट फिर भी ये जो बंदा है मार्केट में अपना शेयर कम बनाए हुए है, द मार्केट शेयर इज वेरी वेरी लो। तो हम उससे पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, क्वेश्चन मार्क है तेरे ऊपर कि वाई आर यू नॉट इंक्रीजिंग योर मार्केट शेयर, राइट। तो हम इसको भी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अच्छे से इन्वेस्ट कर और क्या कर, अपना मार्केट शेयर बढ़ा, ताकि जो तू कैटेगरी तेरी क्वेश्चन मार्क से कहां पहुंच जाए, स्टार कैटेगरी में पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर सेल की, फोर्थ नंबर सेल की। चलिए अब फोर्थ नंबर सेल के बारे में बात करते हैं। बेटा जी धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है, मतलब कि ना तो मार्केट इंक्लाइनिंग है, ना तो मार्केट जो है बढ़ रही है, और ना ही इसका शेयर अच्छा है। तो बेटा सोचो, अगर ये मार्केट जो है, अगर ये मार्केट जो है ये डूबती हुई नजर आ रही है मार्केट, और हमारा शेयर भी इतू सा है, बस इतना सा शेयर है हमारा, तो भैया जो ये शेयर है उसको बेच बाज के जितना निकल सके निकाल के क्या करना चाहिए, हमें बग लेना चाहिए और दूसरी इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। तो डॉग क्या करते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन करो। क्या करो, रूट को डाइवर्सिफाई कर दो, निकलो बेटा इस इंडस्ट्री से, निकलो बेटा इस मार्केट से, और क्या कर दो, अपने रूट को डाइवर्सिफाई कर दो। ठीक है, अब आते हैं बेटा कैश काउस पर, अब आते हैं बेटा कैश काउस पर। अब देखो बात ऐसी है, इनके पास मार्केट शेयर कैसा है, बहुत अच्छा खासा है, हाई मार्केट शेयर है, बट मार्केट कैसे जा रही है बेटा, लो जा रही है, आगे जाके मार्केट डूब जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाई देख बात ऐसी है, मार्केट डूबने वाली है, तू क्या कर बेटा जी, होल्ड कर अपनी पोजीशन, ट्राई कर कि तू होल्ड कर पाए अपनी पोजीशन। तू जो है जितना तेरे पास है ना, जैसे गाय से दूध निकालते हैं ना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं तेरे से जितना इस इंडस्ट्री में रह के जितने रिटर्न्स में निकाल सकूं उतने रिटर्न्स में निकाल लो। सो कैश काउस का मतलब है टेकिंग आउट द कैश, दैट मीन्स टेकिंग आउट द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू कैन टेक फ्रॉम योर बिजनेस। इज दैट क्लियर, क्योंकि आपका मार्केट शेयर कैसा है बेटा जी, हाई है। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज अबाउट द BCG मैट्रिक्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं फ्रॉम योर कंटेंट। आइए चलिए, तो मार्केट शेयर पर बेस्ड और आपकी ग्रोथ पर बेस्ड आ जाइए। स्टार्स कैटेगरी को क्या बोलेंगे, हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट। बोलो भैया बोलो, नीड इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन, वरना कोई आएगा और स्टार्स की पोजीशन लेकर चला जाएगा। अगर एक्सपेंशन करना है तो यही सही टाइम में क्या कर लीजिए, एक्सपेंशन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। इनका लो मार्केट शेयर होता है बट हाई मार्केट ग्रोथ रेट रहती है। हमने कहा एब्जॉर्ब कैश इफ मार्केट शेयर रिमेन अनचेंज, यानी कि जितना रिटर्न निकाल सकते हो उतना रिटर्न निकालो, नहीं तो एक दिन क्या होगा, आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। नेक्स्ट इज द कैश काउस, यानी कि हाई मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट, दे जनरेट द कैश एंड हैव द लो कॉस्ट। इन मार्केट शेयर अगर मार्केट स्लो जो हो जाती है तो स्टार्स कैन बिकम कैश काउस, यानी कि स्टार्स अगर मार्केट शेयर के बेसिस पे देखा जाए, रेट पे देखा जाए, तो अगर रेट डिक्रीज हो जाता है, मार्केट डिक्लाइन चली जाती है, तो स्टार क्या बन जाते हैं बेटा जी, कैश काउस बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज डॉग्स, डॉग्स को बोलते हैं भाई तुम्हारा क्या है, लो मार्केट शेयर है और लो ग्रोथ रेट है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, फटाफट से जो है वो उसको लेके निकल लो और क्या कर लो बेटा, डाइवर्सिफाई कर लो। और ये अगर इस इंडस्ट्री में रहेंगे तो इनको कैश की जरूरत पड़ेगी टू सर्वाइव, इस सबसे पैसे मांगते रहेंगे, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो वी आर डन विद 2 मैट्रिक्स। कौन कौन से मैट्रिक्स करे बेटा जी, हमने करे बेटा जी APM एंड दी BCG मैट्रिक्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर। इसका नाम क्या है बेटा जी, इसका नाम है ADL। क्या नाम है बेटा जी, ADL यानी कि अर्थुर डी लिटल। किसने दिया बेटा ये मैट्रिक्स, अर्थुर डी लिटल ने दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, किसने दिया ये मैट्रिक्स बेटा जी, अर्थुर डी लिटल ने दिया। ओके, अब सुनेंगे ध्यान से।
आ जाइए, मैं इसको रब कर देती हूँ और आपको समझाती हूँ ADL मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे। तो हमारे हमें किसके बारे में बात करनी है बेटा जी? अर्थोल डिलीटर के बारे में बात करनी है। और जो मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो यू गेट माई पॉइंट एंड देन यू आर गोइंग टू सक्सीड। तो ADL, अर्थुर डी लिटल। ठीक है, अब बेटा जी इन्होंने ना, अभी तक हमने जो मैट्रिक्स पढ़े थे वो थे 2x2 के मैट्रिक्स, जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि 2 कॉलम्स एंड 2 रोज है ना। आपने APM पढ़ा, APM में भी क्या था बेटा जी? 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, है ना, यानी कि 4 सेल थे। इसमें भी 4 सेल थे और इसके अंदर भी 4 सेल थे, है ना, इसके अंदर भी 4 सेल थे। अब बेटा जी जो हम बात करेंगे अर्थोल डिलीटर, ये है बेटा जी 5x4 का मैट्रिक्स, यानी कि इसमें 20 डब्बे हैं, 20 बॉक्सेस हैं, 20 बॉक्सेस की 20 स्ट्रैटेजीज हैं। तो बताओ बेटा, ADL, अर्थुल डी लिटल, यानी कि नाम है छोटे, नाम में छोटा है लिटल और काम है बड़े। सबसे बड़ा मैट्रिक्स इन्होंने दे दिया, सबसे बड़ा मैट्रिक्स दिया बेटा जी इन्होंने। ठीक है बेटा, अच्छा तो अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप इसको जो है अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। फ्रॉम माई ओपिनियन इट इज नॉट दैट मच रिलेवेंट, बिकॉज ये 20 सेल तो आपसे पूछेंगे नहीं, है ना। और मतलब 4 सेल तक का जो क्वेश्चन होता है, जैसे एनसॉफ पे अगर क्वेश्चन आया तो 4 से 5 नंबर का आ गया। अब क्या यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे? सो अर्थोल लीडर्स एग्जाम में आने के चांसेस न के बराबर। फिर भी आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अपने बुक से। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास आगे आता है GE मॉडल। GE मॉडल, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा जी? स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल। क्या नाम है बेटा जी? स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल जो है बेटा जी, मैं आपको सच बताऊं ना तो ये सबसे इजी है, सबसे इजी है। पता है क्यों? क्योंकि ना ये जो मॉडल है, ये मॉडल बेस्ड है बेटा जी BCG के ऊपर। आपने भी BCG पढ़ा, अगर आपको BCG समझ में आ गया ना तो यानी कि आपको ये मॉडल समझ में आ गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। BCG के अंदर क्या था बेटा जी? एक्स एक्सिस पर क्या था बेटा जी? एक्स एक्सिस पे क्या था बेटा जी? एक्स एक्सिस पे था आपका शेयर, राइट। और वाई एक्सिस पे क्या था बेटा? मार्केट की ग्रोथ। राइट, अच्छा सुनो, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट अच्छा जा रहा है, यानी कि मार्केट अट्रैक्टिव है। तो यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लिया, क्या यूज किया? मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है, यानी कि क्या मार्केट में ग्रोथ ज्यादा है या मार्केट में ग्रोथ रेट कम है। तो सेम चीज इसने यहाँ बोली। BCG में यहाँ पर क्या था? हमारा मार्केट में कितना शेयर है, यानी कि रेलेवेंट मार्केट शेयर। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं अपनी बिजनेस यूनिट की, मे बी अ डिविजन, मे बी एनी SBU, कोई भी हो सकता है। अब हमारे बिजनेस की, अब हमारे बिजनेस की कितनी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ यानी कि कितना शेयर है इन द मार्केट। बात तो बराबर ही हुई ना। स्ट्रेंथी कैसे बनोगे? जब ज्यादा शेयर होगा तो स्ट्रेंथी बनोगे ना। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ बेटा जी, अगर आपने BCG मैट्रिक्स पढ़ रखा है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए तो क्या किया आपने यहाँ पर? आपने आपके जो दो चीजें थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बिल्कुल दोनों चीजें सेम है, सिर्फ नाम जो है वो चेंज कर दिया। आइए मैं आपको यहाँ से पढ़वा भी देती हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखो क्या बोलता है। दिस मॉडल इज सिमिलर टू BCG, हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है? फर्स्टली मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेसेस द मार्केट ग्रोथ रेट। BCG में जो मार्केट ग्रोथ रेट था उसको किसने रिप्लेस कर दिया? मार्केट अट्रैक्टिवनेस ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और सेकेंडली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यानी कि बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ रिप्लेसेस द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को किसने रिप्लेस कर दिया? बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ ने। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा जी? इसका दूसरा नाम है स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का क्यों कैसे हुआ? जैसे मान लो वहां पर हाई और लो था ना, तो आपके 4 सेल बनते थे, यहाँ पर उसने थोड़ा सा अलग कर दिया। मीडियम भी, जैसे फ्लेम नहीं थी आज, मीडियम फ्लेम पे करके पकाएं, ये 20 मिनट के लिए और रेसिपी बनके तैयार है। तो यहाँ पर भी मीडियम जो है बीच में डाल दिया, थोड़ा डिफरेंट करना था ना, और यहाँ पर भी मीडियम डाल दिया। तो ये बन गया बेटा आपका 3x3 का मैट्रिक्स, यानी कि 9 आपको कॉलम्स या सेल मिल जाते हैं इसके अंदर।
ठीक है। तो बेटा जो 9 का नंबर है ये भी एग्जाम में आने के रिलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पर इसका जो इस मॉडल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं 9 सेल्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो पार्टीशनिंग होती है बेटा जी, जो ये पार्टीशनिंग होती है बेटा जी, ये पार्टीशनिंग भी किसके बेसिस पर होती है बेटा जी? जो आपकी रेड लाइट नहीं होती है, जो आपकी रेड लाइट नहीं होती है, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट वगैरह जो होती है ना, ठीक है, ट्रैफिक लाइट, ये देखिए ये देखिए, ये आपकी ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट, ऑरेंज या रेड कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये आपकी बेटा ग्रीन लाइट, रेड, इसको रेडी कर देती हूँ, ठीक है, रेड, रेड हो गया आपका, और सेकंड आपका हो गया येलो। चलिए, तो रेड येलो ग्रीन देखी होगी आपने रेड लाइट। बच्चा कह रहा है मैम हम देखते ही कहाँ हैं, हम तो एकदम ही पार करके चले जाते हैं, पुलिस वाला कुछ भी कहता रहे, ट्रैफिक वाला कुछ भी कहता रहे। ठीक है भैया, ठीक है, सुनो मेरी बात। तो गाइस 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने, कहा या तो हमारा पोर्शन क्या होगा, रेड होगा, या तो हमारा पोर्शन क्या होगा, येलो होगा, या तो हमारा पोर्शन क्या होगा बेटा जी, ग्रीन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेड येलो ग्रीन की के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बट रेड येलो ग्रीन कहता क्या है? रेड कहता है बेटा ओ रुको रुको रुको, सुनो सुनो सुनो। येलो कहता है बेटा होल्ड होल्ड होल्ड, और ग्रीन कहता है बेटा गो गो गो। तो सुनिए, गो यानी कि इन्वेस्ट, गो यानी कि इन्वेस्ट, गो यानी कि जाओ, पैसा फूको। क्यों पैसा पैसा करती है तो पैसे पे तो मरती है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। ओके, येलो सेज होल्ड होल्ड होल्ड, यानी कि रुको, बाकी सब लोगों से पूछताछ कर लो, फिर डिसीजन लेना। होल्ड होल्ड एंड देन टेक द डिसीजन, एंड देन टेक द डिसीजन। और रेड क्या कहता है, बिल्कुल मना है मेरी तरफ से, बिल्कुल मना है मेरी तरफ से। क्या करना है बेटा जी, आपको डाइवेस्ट, यानी कि या तो आप दूसरे बिजनेस पे चले जाइए, या फिर अगर आप सेम बिजनेस में हैं तो बेटा जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है ना उससे रिटर्न्स ले लो, और पैसे तो मत लगाओ, जो आपके पास है उससे रिटर्न्स ले लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये क्या बनती है बेटा जी, आपकी ग्रीन येलो रेड, यानी कि आपका बन जाता है स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल। किस पर बेस्ड है बेटा जी? ये बेस्ड है आपके स्टॉप लाइट स्ट्रेटेजी मॉडल, बेस्ड है आपके ट्रैफिक लाइट्स का। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, सो कमेंट डाल के बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया जी मॉडल। इतना डिफिकल्ट मॉडल है, इतनी आसानी से मैंने आपको करा दिया है ना, समझ में आ गया, आसान था। चलिए गाइस, तो गाइस वी आर डन विद द जीई मॉडल ऑल्सो। बच्चा कह रहा है मैम पढ़वा भी दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, जो मैंने पढ़ाया आपको, जो मैंने बताया है वही आपको यहाँ मिलेगा। देखो क्या कहता है इफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द ग्रीन सेक्शन द बिजनेस इज इन द एडवांटेजियस पोजीशन, वो अच्छी पोजीशन पे है। अगर आपको बेनिफिट लेना है तो सब क्या करो, इन्वेस्ट करो और ग्रो करने की कोशिश करो। अगर आपका प्रोडक्ट येलो सेक्शन में फॉल करता है तो इसमें कॉशन चाहिए, होल्ड करो, मैनेजर्स को इन्वॉल्व करो, उनकी चॉइसेस क्या है उस पर देखो। और अगर आपका प्रोडक्ट फॉल करता है या अगर आपका बिजनेस फॉल करता है रेड सेक्शन के अंदर, यानी कि धीरे करके वो लॉसेस में जाने वाला है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, या तो रिट्रेंचमेंट कर दो, या डाइवेस्टमेंट कर दो, या लिक्विडेशन कर दो। यहाँ डाइवेस्टमेंट आ गया ना, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। ठीक है, तो रेड का मतलब हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, येलो का मतलब प्रोटेक्ट योर बिजनेस यानी कि होल्ड, और ग्रीन का मतलब इन्वेस्ट, गो गो गो, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। चलिए, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा। जी मॉडल क्या समझ में आ गया? जी मॉडल, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारे पास 4 मॉडल्स थे, हमने चारों के चारों मॉडल्स भी कर लिए हैं। तो गाइज आई बिलीव कि आपने जो है मेरे साथ साथ पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। एक बार देख लेते हैं। हमारा ए पार्ट भी हो चुका है जिसमें कि 7 मेथड्स हैं, निमोनिक है, की, माइंडेड, उसके बाद कुछ स्मॉल टॉपिक्स थे ये भी हमने कर लिए, मॉडल्स भी कर लिए हमने चारों के चारों, और कॉन्सेप्ट्स भी थे 3 वो भी हमने कर लिया, स्वॉट एनालिसिस भी कर लिया, टॉस भी कर लिया और ग्लोबलाइजेशन भी कर लिया।
सो गाइज थैंक यू सो मच एंड आई बिलीव कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी एंड आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। आरटीपी करना मत भूलिएगा, आरटीपी का वीडियो अपलोडेड है, ईआईएस का भी अलग है और एसएम का अलग है, दोनों लेक्चर्स देखिएगा और वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि आपको ये वीडियो कितना फ्रूटफुल है। मैंने आपको एक अच्छी खासी वास्ट कवरेज दी है इस मैराथन मैच के अंदर। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइज बाय।